हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी केमिस्ट्री की जर्नी को। ये जैसे ही हम इस केमिस्ट्री की जर्नी को स्टार्ट करेंगे, हमारे पास फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर जो हमारा सबसे सिंपल इजी टॉपिक है, व्हाट इज मैटर। देखिए, मैटर से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर हम धीरे धीरे स्टेप अप करते जाएंगे। पर स्टार्ट करते हैं हम मैटर से, और केमिस्ट्री को बिल्कुल इजी मोड में, रिलैक्स मोड में समझेंगे ताकि केमिस्ट्री हमारे लिए बिल्कुल फ्रेंडली हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हमारा पहला टॉपिक व्हाट इज मैटर। देखिए, जैसे ही हम अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर मैटर की डेफिनेशन आ जाएगी। अब अगर हमें मैटर की डेफिनेशन को सिंपल वे में समझना है तो हम तीन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका मास हो, मास कह दीजिए या स्टार्टिंग में तो हम वेट इक्वल इनको रख सकते हैं। मास या वेट एक ही बात है, वैसे ही डिफरेंट चीज है, ठीक है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग। पर चलिए स्टार्ट करते हैं। मास, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका मास हो या वेट हो, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या देखनी है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। अब ये वॉल्यूम हमें मालूम होना चाहिए सिंपल वे में कि वॉल्यूम है क्या चीज। कोई भी सब्सटेंस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जितना स्थान घेरेगा, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है और ये उसका कैप है। इस कैप ने कम स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ और इस मार्कर ने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ, तो हम ये कह सकते हैं इस मार्कर के कैप का वॉल्यूम कम है और इस मार्कर का वॉल्यूम ज़्यादा है। जो जितना स्थान ऑक्यूपाई करेगा, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जितना स्थान घेरेगा, वो उसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम ज़्यादा, इसका वॉल्यूम कम है। यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका मास हो या वेट हो या वॉल्यूम भी होना चाहिए। वॉल्यूम मीन्स वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, कुछ भी स्पेस, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। और जो तीसरी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम उसे फील कर सकें। हमारी 5 सेंसेस है, ठीक है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इनमें से किसी के भी द्वारा अगर हम उसे फील कर लें, ठीक है, हमें सिर्फ पता लगना चाहिए कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस से भी अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, एक से ज़्यादा हो जाए तो और भी बेटर है, अगर एक से भी वो आइडेंटिफाई हो जाए तो वो क्या है, मैटर। ये तीनों चीज़ें जिसके लिए एप्लीकेबल होंगी, मास हो, वॉल्यूम हो और उसे अपनी 5 सेंसेस में से किसी से भी फील कर ले, तो वो मैटर आई। डेफिनेशन करते हैं, फिर इसके बाद इसका एग्जांपल चेक करेंगे। व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग विच हैज, क्या क्या चीज, मास एंड वॉल्यूम, विच हैज मास एंड वॉल्यूम, ठीक है, मास एंड वॉल्यूम। तीसरी चीज भी हमने बताई थी कि हम उसे फील कर सकते हो। एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम and can be felt by any of our, and can be felt by any of our, हमारी कितनी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, ठीक है। कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस, किसी एक सेंस से भी अगर वो आइडेंटिफाई हो जाए तो वो मैटर है। ध्यान रखिए, तीनों चीज़ें एप्लीकेबल है, मास, वॉल्यूम एंड फील। चलिए एग्जांपल करते हैं, हम इसी का एग्जांपल लेते हैं। क्या ये एक मार्कर एक मैटर है, क्या इसका वेट है? यस। हमने एक मार्कर को चेक कर रहे हैं कि क्या एक मार्कर मैटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहली बात, इसका मास भी है, वेट है, हम इसका कुछ वेट फील कर रहे हैं, ठीक है। इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, स्थान भी घेरा हुआ है, तो ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। इसका मास है, इसका वॉल्यूम है, और तीसरी जो कंडीशन है फील, हम इसे देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो हम इसे महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल इजीली कर पा रहे हैं। तो थर्ड जो कंडीशन है वो भी इसके लिए एप्लीकेबल है कि हम इसे फील कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स आवर दिस मार्कर इज ए बेटर, ठीक है। ये तो सिंपल बात है। और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। देखिए, हम कुछ स्पेसिफाइड एग्जांपल लेते हैं। वाटर लिया हमने, सैंड लिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है। इनको चेक करते हैं कि क्या ये तीनों सब्सटेंस मैटर है या नहीं है। देखिए, वाटर का कुछ ना कुछ वेट तो होता ही है,
ठीक है। 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर जब हम लेते हैं तो उसका वेट 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, कुछ ना कुछ तो वेट होगा। वाटर का वेट है, ठीक है। क्या हम इससे ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है? यस। 1 लीटर की बोतल के अंदर पानी कम आएगा, 2 लीटर की बोतल के अंदर पानी ज़्यादा आएगा, और एक टब के अंदर तो पानी और भी ज़्यादा आएगा। यानी जितना ज़्यादा हम वाटर लेते जाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है। कम वाटर होगा कम वॉल्यूम होगा, ज़्यादा वाटर होगा ज़्यादा वॉल्यूम होगा, यानी ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो सेकंड कंडीशन भी इसने सेटिस्फाई कर दी। वॉल्यूम है, ठीक है, वेट भी है, वॉल्यूम है, और क्या हम इसे फील कर सकते हैं? यस, इसे देख भी सकते हैं और हम टच भी कर सकते हैं, तो ये फील भी हो सकता है। तो इट मीन्स वाटर इज ए मैटर, ठीक है। सैंड पे आते हैं। क्या सैंड का वेट है? यस। थोड़ी अगर हम सैंड लेंगे तो उसका वेट कम होगा, ज़्यादा सैंड लेंगे तो उसका वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है? यस। थोड़ी अगर सैंड होगी तो वो कम ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ज़्यादा सैंड होगी तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, यानी सैंड ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, स्थान घेरती है, तो इसका भी वॉल्यूम है। अगेन वही बात, हम इसे देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, तो इट मीन्स ये भी क्या हुई? मैटर। तीनों कंडीशन लगानी है, वेट, वॉल्यूम, फील। तो सैंड के लिए भी वेट है, वॉल्यूम है और फील है। कार्बन डाइऑक्साइड पे आते हैं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, क्या उसका वेट है? हमारे लिए नेकेड आई से विजिबल नहीं है, पर इसका वेट है। कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का वेट है? देखिए, हम एक बैलून लेते हैं, ठीक है। अभी हमने उसके अंदर कोई भी गैस नहीं भरी हुई है, उस बैलून का हम वेट करते हैं। जैसे ये हमने एक बैलून लिया, ठीक है। अभी इसके अंदर हमने कोई भी गैस नहीं भरी है, तो हम ये बोल रहे हैं कि इसका वेट कितना है? 1 ग्राम है। अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल कर दी। कौन सी गैस फिल कर दी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अपने माउथ से इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसका एक तो साइज बड़ा हो जाएगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया इसने ज़्यादा। दूसरा, अब इसका जो वेट होगा पूरे बैलून का, दैट विल बी ग्रेटर देन 1 ग्राम। वो 1 ग्राम से ज़्यादा होगा, क्योंकि 1 ग्राम तो सिर्फ इस प्लास्टिक वाले बैलून का था, पर अब इसके अंदर क्या है? प्लास्टिक का जो बैलून है आउटर कवरिंग पे, वो तो है ही, अंदर इसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। तो इन दोनों का जो वेट होगा, इसका वेट होगा ग्रेटर देन 1 ग्राम, क्योंकि इस जिसके अंदर हमने कोई भी गैस नहीं डाली थी उस बैलून का वेट 1 ग्राम है, पर जिसके अंदर गैस डाल दी उसका वेट क्या होगा? 1 ग्राम से ज़्यादा होगा। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ ना कुछ वेट है, ठीक है। ये बात प्रूव हुई। और वैसे भी जैसे जैसे हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर एलिमेंट एटम आएंगे, तो उनके वेट के बारे में भी बात करेंगे। कार्बन का वेट हम कितना कंसिडर करते हैं? 12। ऑक्सीजन का कितना कंसिडर करते हैं? 16। तो CO2 का वेट कितना हो जाएगा? C+O+O। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 1 ऑक्सीजन 16, टोटल कितना इसका? 44 एटॉमिक मास यूनिट हम इसका वेट मानते हैं। ये AMU क्या चीज़ है, ये भी आगे धीरे धीरे चैप्टर के अंदर आती जाएगी। CO2 का वेट 44 AMU एटॉमिक मास यूनिट हम मानते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं, चाहे तो ये फिजिकल एग्जांपल से प्रूव कर लीजिए, या डायरेक्ट CO2 के वेट से हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का वेट है, हर एलिमेंट का वेट होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी वेट है। क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? क्या इसका वॉल्यूम है? अभी हमने चेक किया, ये एक बैलून जिसके अंदर कोई भी गैस नहीं, इसका साइज स्पेस कम ऑक्यूपाई किया हुआ है, पर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे तो ये फ्लैटन ही थोड़ा सा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। इस फूलने के कारण, फूलने का मतलब अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। पहले फ्लैटन था, पर अब क्या हो गया? एनलार्ज हो गया। जैसे ही एनलार्ज हुआ तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ने अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी है। जितनी ज़्यादा इसके अंदर हम गैस को डालते जाएंगे उतना ये फूलता जाएगा, उतना ही गैस स्पेस ऑक्यूपाई करती जाएगी। अच्छा, क्या हम इसे फील कर सकते हैं? अब ये एक पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे फील कर सकते हैं? ये हमारे लिए नेक्ड आई से तो विजिबल नहीं है, कोई भी गैस लगभग विजिबल नहीं है, बट हम इसको नेक्ड आई से, आईज की हेल्प से फील नहीं करते, हम इसे स्किन की हेल्प से फील कर सकते हैं। कोई भी एयर हो, गैस, उसे स्किन की हेल्प से हम फील कर सकते हैं। मान लो मैं अपने इस हैंड पर अपने माउथ से एयर ब्लो करूं, तो जहां एयर टकराएगी मेरी स्किन से मुझे पता लगेगा। हम मान लो किसी कूलर के आगे या किसी फैन के नीचे हो, तो हमें अपनी स्किन से पता लगता है कि हमारी स्किन पर आकर कुछ पार्टिकल टकरा रहे हैं। वो कौन से पार्टिकल है? गैस के पार्टिकल है। हमारे मुंह से कौन सी गैस हम रिलीज करते हैं, एक्सेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब मैं अपने हाथ पर स्ट्राइक करवाऊंगा, अपने माउथ से अगर मैं CO2 अगर अपने हाथ पर स्ट्राइक कराऊं, तो मुझे फील होगा कि यहाँ कोई ना कोई पार्टिकल, कोई गैस टकरा रही है। अब माउथ से निकली है तो CO2 है, CO2 टकराएगी स्किन से,
पता लग जाएगा ही। तो हम स्किन से फील कर सकते हैं, कोई भी गैस हो उसको हम स्किन के थ्रू फील कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तीनों सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रही है, वेट भी है, वॉल्यूम भी है, फील भी है। तो CO2 भी क्या है, एक मैटर है। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल सिंप्लीफाई हुआ। तीन चीजें आपने देखनी है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका मास हो, वॉल्यूम हो और जिसे हम फील कर सकते हो, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक स्पेशल केस आ जाता है। स्पेशल केस देख लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल हैं पर ये हम कुछ स्पेशल केस देख रहे हैं। लाइट एंड साउंड, लाइट और साउंड का हमने स्पेशल केस लिया। क्या लाइट एक मैटर है? लाइट, देखिए लाइट का ना ही तो कोई वेट है ना ही कोई वॉल्यूम है, सिर्फ हम उसे क्या कर सकते हैं, अपनी आईज के थ्रू फील कर सकते हैं, बस सिर्फ फील कर सकते हैं, वेट और वॉल्यूम नहीं है। अब आप कहोगे कि भी लाइट का तो वेट और वॉल्यूम हो सकता है, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल या कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं है जिससे ये प्रूव हो कि लाइट का वेट या वॉल्यूम है, नहीं होता, लाइट का वेट वॉल्यूम नहीं है। तो लाइट का ना ही तो वेट है ना ही इसका वॉल्यूम है, सिर्फ हम इसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। पर मैटर होने के लिए तीनों कंडीशन चाहिए थी, तो यानी कि लाइट मैटर नहीं है। यही बात साउंड के लिए है। साउंड का ना ही तो कोई वेट है, जो आवाज़ है हमारी, ना ही तो उसका कोई वेट है ना ही उसका कोई वॉल्यूम है, सिर्फ ईयर के थ्रू हम उसे फील कर सकते हैं। यानी भी इसका भी कोई वेट नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईयर के थ्रू फील कर सकते, तो साउंड भी मैटर नहीं है। तो फिर ये क्या है? देखिए, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी अगर सब्सटेंस है तो वो दो क्राइटेरिया में ही डिवाइड हो सकता है, या तो वो मैटर होगा, ठीक है, सिंपल सी बात, या वो क्या होगा, एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो साउंड और लाइट ये क्या है, दीज आर नॉट मैटर, दे आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एंड साउंड आर, लाइट एंड साउंड आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, तो यानी हमें अब ये बात क्लियर हुई कि इस यूनिवर्स के अंदर दो ही टाइप के सब्सटेंस हो सकते हैं, या तो कोई मैटर होगा या कोई होगी फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जो लाइट और साउंड है वो मैटर नहीं है, क्योंकि उनका मास वॉल्यूम फील नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या है, दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए, ये तो हमने मैटर की डेफिनेशन बताई, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस में से किसी एक के थ्रू भी अगर वो डिटरमाइन हो जाए तो वो मैटर है। अब हम करते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, या इसकी टाइप कह सकते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन, देखिए मैटर को हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, फिजिकली क्लासिफाई करते हैं और केमिकली क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। व्हाट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन? फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम किस टाइप से चेक करते हैं वो देखते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर किसी भी मैटर की एक्सटर्नल अपीयरेंस देखी जाएगी कि वो बाहर से कैसे दिखाई देगा। इंटरनल उसकी कंपोजिशन वो नहीं चेक करेंगे, वो सेकंड पार्ट में आ जाएगा। सिर्फ वो बाहर से कैसे दिखाई देगा उसको हम चेक करते हैं। इन फिजिकल क्लासिफिकेशन एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज कहो या अपीयरेंस कहो, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर इज डिटरमाइन। सिर्फ एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन किया जाता है, यानी बाहर से देखा जाता है। देखो हमारे पास एक मैटर है, या तो हम उसकी प्रॉपर्टीज को बाहर से चेक कर सकते हैं या उसके इंटरनली चेक कर सकते हैं कि वो कैसा बना हुआ है। अगर वो बाहर से चेक करेंगे तो वो फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर से चेक करेंगे तो वो केमिकल क्लासिफिकेशन है। दूसरा पार्ट भी हम यहाँ बता देते हैं इसका। पहला पार्ट था हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड पार्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन।
फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं? एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज, बाहर से देखेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर या केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, इसके अंदर उसके इंटरनल प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसमें बाहर से देखा, उसमें अंदर से चेक करेंगे कि वो कैसा बना हुआ है। इन केमिकल क्लासिफिकेशन, internal properties of matter is determined, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज को हम चेक करते हैं। बाहर से देखेंगे फिजिकल, अंदर से देखेंगे केमिकल। अब इस फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर हमारे पास जो मैटर है वो आगे 3 टाइप है। टाइप ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट हमारे अंदर इसके अंदर टॉपिक चलेगा टाइप ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। टाइप ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर हम मैटर की टाइप देखते हैं। केमिकल की बाद में देखेंगे, पहले फिजिकल को चेक करते हैं। ठीक है, देखिए फिजिकल में हमने क्या बताया, मैटर को कहाँ से देखते हैं? सिर्फ बाहर से ही देखते हैं। अगर हम किसी भी मैटर को बाहर से देखें ना, तो वो सिर्फ हमें 3 टाइप का ही अपीयर हो सकता है। या तो वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा, या वो गैस होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी हम इस मार्कर को देख रहे हैं तो ये सॉलिड है। अगर मैं वाटर को देखूँ तो वो लिक्विड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन वगैरह, ये हमारे लिए क्या है? गैस है। इसके अलावा तो कोई फोर्थ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए, अगर हम अपनी नॉर्मल बात करें, वैसे तो इनकी फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, पर वो बियॉन्ड द मतलब कि 11th है, 12th और कंपटीशन से भी बाहर है, तो हमने उसके अंदर ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर अगर हम देखें तो कोई भी सब्सटेंस 3 टाइप का हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर आर ऑफ 3 टाइप। मैटर आर ऑफ 3 टाइप। मैटर 3 टाइप के हैं। द वेरी फर्स्ट इज सॉलिड। सबसे पहले क्या होगा? सॉलिड। मैटर सॉलिड होगा। अब सॉलिड की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं हम? देखिए, लोअर क्लासेस के अंदर हमने रीड आउट किया कि सॉलिड आर दो सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ये मार्कर सॉलिड है, इसकी शेप डेफिनेट है और वॉल्यूम डेफिनेट है। चाहे मैं इसको अपने राइट हैंड पर पकड़ूँ, चाहे लेफ्ट हैंड पर रख दूँ, चाहे इसे टेबल पर रख दूँ या फ्लोर पर रख दूँ, कहीं भी रख दूँ, इसकी शेप और वॉल्यूम क्या रहेगी? डेफिनेट रहेगी। जिसकी शेप और वॉल्यूम डेफिनेट रहे वो सब्सटेंस क्या है? सॉलिड। ठीक है, देखिए, पर ये जो डेफिनेशन है ये हमने 10th लेवल 9th लेवल तक रीड आउट की हुई है। हम 1 लेवल में थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन करते हैं, ये भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, पर इसकी एक्चुअल डेफिनेशन देखो कैसे बनाएंगे। उसके लिए पहले क्राइटेरिया डिजाइन करते हैं। देखिए, हमारे पास रूम टेम्परेचर की वैल्यू हम कितनी मानते हैं? देखिए, अब ये कोई फिक्स तो हम नहीं कह सकते कि रूम टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स कितनी होगी। कभी विंटर के अंदर वो कम भी होगा और समर के अंदर ज़्यादा भी हो सकता है, पर ऑन एन एवरेज अगर हम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हम ये कह रहे हैं कि एक रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो रही है, तो रूम टेम्परेचर मानते हैं हम 25 डिग्री सेल्सियस को ऑन एन एवरेज। ठीक है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को मानते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट, ये वर्ड सुना होगा आपने। जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड मेल्ट हो जाए, ठीक है, सॉलिड जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वो मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट पर या मेल्टिंग पॉइंट के बाद जो हमने चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि सॉलिड किस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा? लिक्विड में। सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट पर ही मेल्ट होगा, और अगर वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो किस में बदलने लग जाएगा? वो लिक्विड में बदलने लग जाएगा। इसी टाइप से एक और चीज, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर एक लिक्विड बॉईल करता है। बॉइलिंग पॉइंट के बाद लिक्विड बॉईल करके किस स्टेट के अंदर चला जाएगा? गैस के अंदर, वेपर स्टेट के अंदर चला जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो सब्सटेंस मेल्ट हो गया अब वो लिक्विड है, जो सब्सटेंस बॉयल हो गया अब वो गैस है। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। अब हम सॉलिड की डेफिनेशन निकालते हैं। व्हाट इज सॉलिड? मैंने कहा एक्स एक सब्सटेंस है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
और मैंने कहा इसका मेल्टिंग पॉइंट है 70 डिग्री सेल्सियस। एक्स कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है, हमने इसका मेल्टिंग पॉइंट बता दिया 70 डिग्री सेल्सियस। अब जरा आप मुझे सोचकर ये बताइए कि ये जो एक्स सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है, ये रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर किस स्टेट के अंदर होगा? सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस के अंदर होगा? सोचिए जरा, वीडियो को पॉज करके आराम से सोचिए। एक्स जिसका मेल्टिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है, वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर किस फिजिकल स्टेट के अंदर होगा? सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा? ठीक है, देखिए अगर आपने इसको गैस किया है सॉलिड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्यों? देखिए एक्स का मेल्टिंग पॉइंट कितना बताया हमने? 70 डिग्री सेल्सियस। ये कितने डिग्री पर मेल्ट होगा? 70 पर ही मेल्ट होगा, यानी 70 डिग्री पर ये किसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा? लिक्विड के अंदर। मेल्ट होने के बाद ही लिक्विड में जाएगा। 70 डिग्री पर ये लिक्विड में जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले तो नहीं जाएगा, 65 पे तो नहीं जाएगा, 50 पे तो नहीं जाएगा, तो यानी 65, 50, 30, 40, 20 इस पर ये क्या होगा? सॉलिड। हमने बात की थी, इसको किससे कंपेयर कर रहे थे? रूम टेम्परेचर से। जिसने 70 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना है वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट नहीं होगा। समझ गए बात? ये जो रूम टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं हुआ वो सॉलिड है, जो मेल्ट हो गया वो लिक्विड है, जो बॉयल हो गया वो गैस है। दोबारा देखिए, एक्स का मेल्टिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 70 पे ही मेल्ट होगा। अब हम रूम टेम्परेचर पर देखते हैं, ठीक है, क्या एक्स रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा? जिसने 70 पे मेल्ट होना है वो 25 पे क्यों मेल्ट होगा? जो चीज़ 70 रुपीज़ में आ रही है वो 25 रुपीज़ में क्यों आएगी? ठीक है, एक वैसे हमने एक एग्जांपल दिया है। जिसने 70 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना है वो रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट नहीं होगा, और मेल्ट नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा? सॉलिड। इसका मतलब ये मार्कर अगर आपको सॉलिड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इस मार्कर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इस रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। मैं अगर ये कह दूं कि इस मार्कर का मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है, 200 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या ये रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा? नहीं होगा। जिसने 200 पे मेल्ट होना वो 25 पे क्यों मेल्ट होगा? नहीं मेल्ट हुआ तो सॉलिड। कोई भी चीज़, ये जो डस्टर है, अगर मैं कहूँ कि ये 150 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा, तो क्या ये 25 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा? नहीं। जिसने 150 पे मेल्ट होना वो 25 पे क्यों मेल्ट होगा? 25 तो बहुत कम टेम्परेचर होना, इसीलिए ये सॉलिड है। यानी अब जो भी चीज़ हमें सॉलिड दिखाई दे रही है आसपास, जो भी चीज़ सॉलिड, चाहे ये बोर्ड हम लगा लें, कोई भी चीज़ जो हमें सॉलिड दिखाई दे रही है, इसका मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, इसीलिए वो मेल्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो सॉलिड है। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब एक्स मेल्टिंग पॉइंट 70, रूम टेम्परेचर ज़्यादा, तो ये सॉलिड। तो सॉलिड वो सब्सटेंस है, सॉलिड आर दो सब्सटेंस हुज मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, तो वो रूम टेम्परेचर मेल्ट नहीं होगा, तो वो सॉलिड। सॉलिड आर दो सब्सटेंस, सॉलिड आर दो सब्सटेंस whose melting point is greater than रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हम कितना मानते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये सॉलिड की हमने डेफिनेशन बताई है। ठीक है, अब उसके बाद सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। शेप और वॉल्यूम डेफिनेट है, इस मार्कर की शेप और वॉल्यूम डेफिनेट है, ये ऐसे ही रहेगी ये। ठीक है, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, उनकी डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, डेंसिटी हाई क्यों है? क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो भी एटम है, मॉलिक्यूल हैं, वो सारे के सारे काफ़ी क्लोज पैक्ड है। इसको ऐसे कर सकते हैं, ये हमने कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल सॉलिड के बताए, तो ये आपस में क्या होंगे? बिल्कुल क्लोज पैक होंगे। ठीक है, ये भी इसके अंदर लिख सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोज पैक्ड। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर
क्लोज पैक्ड। ठीक है, तो ये हमने सॉलिड के कुछ पॉइंट बताए। ठीक है, अब हम डेफिनेशन पे आते हैं लिक्विड की। ये हमने सॉलिड बताया। अब अगर हम डेफिनेशन करें व्हाट इज लिक्विड, लिक्विड की डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं? ठीक है, इसी से ही बनाते हैं। देखिए, हमने कहा वाई एक सब्सटेंस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पहले हमने एक्स लिया था, अब हमने वाई लिया है। वाई का मेल्टिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है। अब हम इसे कंपेयर करते हैं रूम टेम्परेचर से। ये जो वाई है ये रूम टेम्परेचर पर मेल्ट होगा, बॉयल होगा, दोनों ही होगा या दोनों ही नहीं होगा? देखिए, रूम टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। जो 10 पे ही मेल्ट हो गया वो तो 11 पे भी मेल्ट हो जाएगा, 15 पे भी मेल्ट हो जाएगा, 20 पे मेल्ट होगा तो फिर वो 25 पर भी क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। यानी ये रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो गया। ठीक है, पर क्या ये रूम टेम्परेचर पर बॉयल होगा? जिसने 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना है वो रूम टेम्परेचर 25 पे तो नहीं होगा ना ये, क्योंकि ये तो 80 पर हो गए तो 79 पर भी नहीं होगा, तो फिर ये 25 पर तो बॉयल नहीं होगा। तो ये रूम टेम्परेचर पर बॉयल नहीं हुआ, ये रूम टेम्परेचर पर बॉयल नहीं हुआ, सिर्फ मेल्ट हुआ है। और जो भी सब्सटेंस मेल्ट हो जाएगा वो किसके अंदर बदल जाएगा? लिक्विड के अंदर। यानी अब मैं ये कह सकता हूं कि वाई जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है तो वो मेल्ट हो गया, और मेल्ट हो गया तो क्या बन गया? लिक्विड। जो मेल्ट हो गया वो लिक्विड बन जाएगा ये। ठीक है, तो वाई अब किस स्टेट के अंदर होगा? वाई लिक्विड स्टेट के अंदर होगा ये। ठीक है, क्यों लिक्विड स्टेट के अंदर? जो 10 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो गया वो 15 पे भी, 20 पे भी और 25 पे भी मेल्ट हो जाएगा ना। ठीक है, मेल्ट हो गया तो वो लिक्विड। तो लिक्विड आर दो सब्सटेंस जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम पर बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा। बॉयल नहीं हुए, वो सिर्फ मेल्ट हुए। लिक्विड आर दो सब्सटेंस, व्हाट इज लिक्विड? लिक्विड आर दो सब्सटेंस whose melting point is less than room temperature, whose melting point is less than room temperature but boiling point is greater than रूम टेम्परेचर। तो सिर्फ वो मेल्ट हुए हैं, बॉयल नहीं हुए। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सिंपल थी। अब लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है, शेप डेफिनेट नहीं है। देखिए, हम 1 लीटर मिल्क किसी भी कंटेनर में ले, वो 1 लीटर रहेगा, उसका वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। पर अगर हम उसे अलग अलग टाइप के कंटेनर में लेंगे तो उसकी शेप अलग अलग होगी। जग में उसकी शेप अलग होगी, गिलास में अलग होगी, टब के अंदर अलग होगी, बड़े कंटेनर में अलग होगी, वी टाइप के कंटेनर में उसकी शेप अलग होगी। शेप उसकी अलग अलग होगी, वॉल्यूम उसका फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स, शेप अलग अलग है। ठीक है, अब ये बात कर सकते हैं लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम but not definite shape, but not definite शेप। फिर शेप उनकी कैसे कह सकते हैं? देखिए, जिस टाइप का कंटेनर होगा उसी टाइप की ही उनकी शेप हो जाएगी। अगर मान लो मैं किसी लिक्विड को इस टाइप के कंटेनर में लूँ, या इस टाइप के कंटेनर में लूँ, या इस टाइप के कंटेनर में लूँ, तो उनकी शेप कैसे होगी? 1 लीटर मिल्क है, इस टाइप के में उसकी शेप इस टाइप में हो जाएगी, इसमें ऐसी हो जाएगी, और इसमें उसकी शेप ऐसी हो जाएगी। ठीक है, यानी जिस टाइप का कंटेनर है उसी टाइप की उनकी शेप बनती जाएगी ये। ठीक है, ये थे हमने बताया लिक्विड्स। और लिक्विड्स के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस ज़्यादा होगा। ठीक है, उसमें क्लोज पैक थे। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर नॉट क्लोज पैक्ड, वो क्लोज पैक्ड नहीं होते, थोड़े गैप पे होते हैं। ठीक है, ये हमने
लिक्विड की डेफिनेशन बताई। थर्ड जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर आएगी वो है गैस। गैस क्या, किन सब्सटेंस को हम कह सकते हैं? देखिए गैस, अब इसी में चेक करते हैं। एक्स लिया, वाई लिया, और अब हम ले लेते हैं जेड। मैंने कहा जेड का बॉइलिंग पॉइंट 15 डिग्री सेल्सियस है। जेड एक सब्सटेंस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 15 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या ये 15 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाएगा? यस। जो 15 डिग्री पर 15 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल हो गया वो तो 20 पर भी बॉयल हो जाएगा, क्योंकि 20 तो उससे ज़्यादा ना, तो फिर वो 25 पर भी बॉयल हो जाएगा। और 25 हमारा रूम टेम्परेचर है। जो सब्सटेंस 15 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल हो गया वो रूम टेम्परेचर तो उससे ज़्यादा उस पर भी बॉयल हो जाएगा। अगर ये बॉयल हो गया तो फिर ये किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा? ये गैस स्टेट के अंदर। यानी गैस वो सब्सटेंस होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक है, जिसने 15 पे बॉयल हो जाना वो 25 पे भी बॉयल हो जाएगा, बॉयल होगा तो वो गैस है। ठीक है, गैस वो सब्सटेंस होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होगा। गैसेज आर दो सब्सटेंस, gases are those substance whose boiling point is less than room temperature, whose boiling point is less than रूम टेम्परेचर, जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम वो गैस। अब जितनी भी गैसेज है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन सब का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तभी तो वो गैस है। ठीक है, अच्छा, जो गैस है ना ही तो उनकी शेप डेफिनेट है ना ही उनकी वॉल्यूम डेफिनेट है। जिस टाइप का कंटेनर है उसी टाइप की उनकी शेप, और जिस टाइप का कंटेनर है उसी टाइप की उनकी वॉल्यूम है। ठीक है, गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। Gas do not have definite shape and volume, ना ही तो उनकी शेप फिक्स ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स, और इनके पार्टिकल्स के बीच में क्लोज पैकिंग वाली कोई बात नहीं। ठीक है, नो क्लोज पैकिंग इन गैस पार्टिकल, नो क्लोज पैकिंग इन गैस पार्टिकल्स। गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई भी क्लोज पैकिंग नहीं होती। ठीक है, चलिए ये थे फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसके बेस पर हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 टाइप के बताए। ठीक है, देखिए आप किसी भी सब्सटेंस को जब बाहर से देखोगे तो वो 3 टाइप का मिलेगा, या तो वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा, या वो गैस होगा। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस की डेफिनेशन में बता दी, किससे कंपेयर करनी है? रूम टेम्परेचर पर। जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा वो सारे सॉलिड, जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम वो सारे लिक्विड, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम वो सारे गैस। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि ये वाटर है, हमें मालूम है कि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टू रूम टेम्परेचर से कम होगा या ज़्यादा होगा? लिक्विड है तो कम ही होगा। और वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस से कम ही है। ठीक है, यही बात बताई थी कि लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? रूम टेम्परेचर से कम होगा। ठीक है, तो वाटर यानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर से कम है, तो मेल्ट होकर ये लिक्विड बन जाएगा। ये थी फिजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ केमिकल क्लासिफिकेशन, टाइप ऑन द बेसिस ऑफ type of matter on the basis of chemical classification. Type of matter on the basis of chemical classification। देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन में बाहर से देखते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन में अंदर से चेक करेंगे। और जब किसी सब्सटेंस को अंदर से चेक करेंगे, या तो वो अंदर से एक जैसा बना होगा या अलग अलग होगा। अगर वो अंदर से एक जैसा ही पार्टिकल से बना हुआ है तो हम उसे कहेंगे प्योर सब्सटेंस। तब वो क्या कहलाएगा?
प्योर सब्सटेंस। और अगर वो अंदर से अलग अलग टाइप के पार्टिकल से बना, अलग अलग सब्सटेंस से बना है, एक जैसा है तो प्योर है, अलग अलग है तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर दो टाइप है, पहला है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर। तो चलिए अब हम डेफिनेशन करते हैं व्हाट आर प्योर सब्सटेंस, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे मिक्सचर को ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होंगे जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का मटेरियल, एक ही टाइप का सब्सटेंस होगा। जो एक ही टाइप का वो प्योर है, अलग अलग है तो वो मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस which contain only one kind of one type of material कहो, which contain only one type of material या one type of substance। ठीक है, वो प्योर सब्सटेंस है। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है ये आगे दो टाइप के हैं। प्योर सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, फर्स्ट है हमारा इसके अंदर एलिमेंट और सेकंड है कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को हम चेक करते हैं व्हाट आर एलिमेंट्स, इसके बाद कंपाउंड को हम अलग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या चीज़ है ये, देखिए बिल्कुल ही सिंपल है। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एक पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, पीरियोडिक केमिस्ट्री की बुक के अंदर जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है उसके अंदर 118 हमने सिंबल लगाए हुए हैं, HLINAK इस टाइप से, वो सारे के सारे एलिमेंट है। अब उसका मतलब क्या है, हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने 118 एलिमेंट लगाए हुए हैं। अब उन 118 एलिमेंट का मतलब क्या है वो देखिए। मैंने अगर कहा कि इस कंटेनर के अंदर मैंने कार्बन एलिमेंट लिया हुआ है, ये एक कंटेनर है और इसके अंदर हमने कार्बन एलिमेंट लिया हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स होंगे और वो सारे के सारे एटम्स किसके होंगे, कार्बन के। ठीक है, अगर मैंने कहा कि इसके अंदर कार्बन एलिमेंट है तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स होंगे और वो सारे के सारे एटम किसके होंगे, कार्बन के। तो एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जो एक ही काइंड के एटम से मिलकर बनता है। ठीक है, कार्बन का एलिमेंट कार्बन के एटम से मिलकर बनेगा। पर अगर मैंने यहाँ ये कहा होता कि इसके अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट है तो फिर इसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे, पर अब वो एटम किसके होंगे, सारे के सारे ऑक्सीजन के हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होगा, कार्बन एलिमेंट कार्बन एटम से मिलकर, आयरन एलिमेंट आयरन एटम से मिलकर, एंड सो ऑन। सभी एलिमेंट अपने ही एक टाइप के एटम से मिलकर बना होगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट? एलिमेंट्स आर दोज pure substance, elements are those pure substance which are made up of only one kind of atoms, जो एक ही काइंड के एटम से मिलकर बना होगा उसे हम क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास लगभग 118 एलिमेंट्स हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको भी आगे हमने तीन टाइप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में हम इनका एक हायरार्की स्ट्रक्चर बना देंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि आगे किसकी कितनी टाइप है। फर्स्ट टाइप है एलिमेंट्स की मेटल्स। एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट इज मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल, थर्ड इज मेटलॉइड। व्हाट इज मेटल्स? देखिए मेटल की सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम एक बात बताएं, देखिए ये एक मैंने सोडियम एटम कहा, इसको अगर मैं हीट कर दूं तो ये क्या कर सकता है, अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है। ठीक है, और जो भी अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा एक पॉजिटिव आएगा, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे दो पॉजिटिव आएगा, एंड सो ऑन, इसी टाइप से चलता जाएगा। ये क्लोरीन का एटम है, ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है
और जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1 का। तो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं दे आर मेटल। सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे मेटल और जो गेन करे वो नॉन मेटल। मेटल आर दोज एलिमेंट which have a tendency to lose इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकते हैं। देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर पॉजिटिव चार्ज ले ले उसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस बोलते हैं। एंड आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, एंड दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, प्रॉपर्टीज करते हैं कुछ मेटल्स की। मेटल्स आर नॉर्मली डक्टाइल, मालूम होगा आपको। डक्टाइल का मतलब इनकी हम वायर्स बना सकते हैं। ठीक है, इनको इलोंगेनेट करके इनकी क्या बना सकते हैं हम, वायर। ब्रैकेट में हल्का सा लिख लो वायर। ठीक है, मेलिएबल, मेलिएबल क्या है, शीट्स। इनको हम क्या कर सकते हैं, शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल की शीट्स के अंदर ये। ठीक है, सोनोरस, सोनोरस का मतलब रिंगिंग साउंड। ठीक है, जैसे हम किसी भी रिंग को, अगर कोई भी बेल है उसके ऊपर किसी दिया, दो मेटल को आपस में टकराएं या किसी मेटल की बेल पर कोई मेटल की रोड स्ट्राइक कराएं तो एक रिंगिंग साउंड आता है। उस रिंगिंग साउंड को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। ठीक है, सिर्फ साउंड नहीं, रिंगिंग साउंड। ठीक है, लश्यर, शाइनी अपीयरेंस, यानी वो शाइन करते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर good conductor of heat and electricity। ठीक है, ज्यादातर ये सॉलिड होते हैं। मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड, मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड। अब एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड है एक्सेप्ट मर्करी, Hg। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसके क्या दे सकते हैं, मेटल के अगर एग्जाम्पल लें तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब क्या है, मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। अब एलिमेंट्स के हम तीन टाइप बता रहे हैं, फर्स्ट इज मेटल, सेकंड नॉन मेटल। अब हम नॉन मेटल करते हैं और ये भी इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड टाइप हम इसकी क्या कर रहे हैं, नॉन मेटल। अभी हमने बताया कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में हमने क्या चेंज करना है, विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन की जगह विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे एंड दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ये नॉन मेटल शो नहीं करता। दे आर नॉट डक्टाइल, नॉट मेलिएबल, सोलोरस, लश्यर एक्सेट्रा वगैरह ये। ठीक है, फिजिकल स्टेट इसके अंदर हम जरूर डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स की। देखो मेटल तो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस ध्यान रखना। नॉन मेटल कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट, तीनों स्टेट में ही एग्जिस्ट कर सकता है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है।
जैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल है। ठीक है, इनमें फ्लोरीन और क्लोरीन तो किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं? गैस। ब्रोमीन इज आवर लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड। ठीक है, इसमें एक और जो कुछ इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट बताने हैं वो देखिए। हमने बताया था कि जो मेटल लश्चरस होती है, नॉन मेटल लश्चरस नहीं होती, सिर्फ एक नॉन मेटल ऐसी है जो भी लश्चरस है, आयोडीन। ठीक है, इसको ऐसे लिखें, नॉन मेटल्स आर नॉट लश्चरस एक्सेप्ट आयोडीन। सिर्फ किसको छोड़कर? आयोडीन में चमक होती है, सिर्फ किसको छोड़कर? आयोडीन को छोड़कर। ठीक है, और देखिए मेटल्स गुड कंडक्टर है, नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर नहीं होती। तो ये हमने कुछ इनके डिफरेंस बता दिया। एग्जांपल देखो, एग्जांपल में यही आ जाएंगे। उसके अलावा नॉन मेटल के कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो हमारे पास हमने एलिमेंट्स लिए हैं, उसके अलावा ये जो हेलोजन है, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, लास्ट जो थर्ड है टाइप है केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर, वो है मेटलॉइड्स। व्हाट इज मेटलॉइड्स? देखिए मेटलॉइड्स वो है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करेगी। ठीक है, मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स which show properties of both metals and नॉन मेटल्स। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके, जो हमारे मेन एग्जाम्पल है आर्सेनिक, AS, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये है AS पर इसको बोलते हैं आर्सेनिक। SB, इसको हम एंटीमनी कह दीजिए या स्टीबियम भी कह सकते हैं। BI इज बिस्मुथ। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रख लेंगे कि हमारे पास जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर लगभग 65% एलिमेंट्स आर मेटल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने कंपाउंड को और मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। इस पूरे लेक्चर को एक बार रिवाइज करके जरूर देख लीजिएगा और पैरेलल नोट्स बनाइएगा, ताकि आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल ईजी बन जाए। मिलते हैं तब तक के लिए नए लेक्चर के लिए। गुड लक।